प्रिय विद्यार्थियों, शिव्या केम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अध्याय 3, इसका नाम है धातु एवं अधातु, का एक बहुत अच्छा शॉर्ट नोट लेकर आए हैं। और इस शॉर्ट नोट में बहुत कुछ संजोया गया है, जिसे आप पढ़ने के बाद शत प्रतिशत अंक ला सकते हैं। लेकिन आपको बड़ा ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठना है और उसे ध्यानपूर्वक उतारना है कॉपी में। समझते जाएंगे। अध्याय 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि देखेंगे हम अध्याय 3 पाठ का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु यानी कि हम इसकी बात करें तो धातु अधातु, धातु को क्या कहते हैं? धातु को कहते हैं मेटल, ठीक है, और अधातु को कहते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, जो तत्व हैं उनको गुण धर्मों के आधार पर धातु धातु में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि भाई हम यहाँ देखें कि इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ एक पीरियड टेबल संजोई गई है। इसको जरा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, जूम करके नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखेंगे मेरी बात के लिए मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो आवर्त सारणी है, क्या है? आवर्त सारणी है। इस प्रकार की एक आवर्त सारणी है, देख लीजिए एक बार, ऐसे करके आवर्त सारणी बनाई गई है इस प्रकार से, और यहां से इस प्रकार से। ये एक आवर्त सारणी है। और आवर्त सारणी में क्योंकि एक मिनट और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। देखते हैं यहां से ये इस प्रकार से आवर्त सारणी हमारी बनाई गई है, और उस इस प्रकार से आवर्त सारणी दे रखी, और उस आवर्त सारणी में इस प्रकार की खड़ी लाइनें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से खड़ी लाइनें हैं भाई। तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, इस वाले का नाम रखा है एस ब्लॉक, मेंडलीव में दिया था इसको। बीच वाले का नाम रखा गया है डी ब्लॉक, और ये वाला जो रखा गया है इसका नाम रखा गया है पी ब्लॉक, याद रखिए। तो यहां एस ब्लॉक जो है, यानी कि एस का मतलब जो है, एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और डी ब्लॉक है उसका मतलब होता है डी का डिफ्यूज, और एफ जो दे रखा है, एफ का अर्थ होता है फंडामेंटल। ये इसके नाम है, ठीक है, नोट कर लें, समझा गया है भाई। अब पूरी टेबल में से धातु अधातु और धातु को बांटा गया है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, आयरन Fe, और एल्युमिनियम Al, चांदी Ag, कॉपर Cu, ये धातु है। दूसरा है अधातु, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आप देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अधिकांश पूछा गया है पेपर में, धातु और धातु में क्या अंतर है। तो यहां से हम उसके गुणधर्म पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट है धात्विक चमक। आप सभी जानते हैं कि धातु की सतह चमकदार होती है, धातुओं में क्या होती है? चमक होती है, जानते हैं। अधातु चमकीली नहीं होती। अगर हम लकड़ी की बात करें या किसी अन्य चीज की बात करें, जो धातु होंगी वो चमकीली नहीं होंगी। धातु की सतह क्या होती? चमकीली होती है। यहाँ एक अपवाद दे रखा है, जो अपवाद है, अपवाद ये है भाई, आयोडीन अधातु होते हुए भी
चमकीला होता है। ये बात याद रखिए, अपवाद है और इसको बड़े ध्यान से अपने आप में नोट रखिएगा, ये अपवाद है। दूसरा पॉइंट, ये चमक देख लिए। धातु सामान्यतः आपको पता है कठोर होती हैं और ये हमारे धातु कठोर नहीं होते, लेकिन अपवाद देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम है लेकिन धातु हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में कि कौन सी धातु है जैसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो आप सोडियम, पोटेशियम, लिथियम किसी को बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, कार्बन एक अपर रूप हीरा है, कार्बन का अपर रूप है हीरा, लेकिन हीरा कैसा होता है? ठोस होता है। ये बात है, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन हीरा कैसा है? अधातु में आता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। जो भी धातु आप देखेंगे, कमरे का जो टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर मानते हैं कमरे का? कमरे का टेम्परेचर अधिकांश जो है सामान्य टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अगर हम इसमें 273 को ऐड कर दें, क्या बन के आ जाएगा? 298 केल्विन, जो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो या तो 25 डिग्री सेल्सियस कहिए या 298 केल्विन कहिए। ये टेम्परेचर क्या हुआ है? ये टेम्परेचर आपका माना हुआ टेम्परेचर है, ठीक है। पूरा टेम्परेचर कितना होता है हमारा? मान लें तो 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 298। और अगर दाब की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो 1 एटमॉस्फेयर हर जगह माना गया है। कितना? 1। कहीं भी पूछो, बाहर कमरे में सब जगह 1 माना है। अब यहाँ ठोस रूप में, लेकिन मरकरी जो है, मरकरी यानी कि मरकरी मतलब पारा, पारा मतलब Hg, ये जो Hg है, पारा क्या है? धातु है, लेकिन ये धातु ऐसी है तो किस अवस्था में पाई जाती? द्रव में। लेकिन ब्रोमीन, यहाँ देखो धातु, ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती हैं, और धातु कैसी होती है? ठोस होती है, गैसीय रूप में भी पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन कैसी है? तरल के रूप में। ये भी अपवाद हो गया, आपके याद रखिएगा, विकल्प प्रश्न पूछा जाता है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और अधातुएं अघातवर्धनीय तो होती नहीं, चटक तुरंत ही टूट जाती हैं। अगला पॉइंट, तन्यता। तन्यता मतलब धातुओं पतले पतले तार खींच के बहुत बहुत लंबे तार बनाए जा सकते हैं। अधातुओं में तन्यता नहीं होती। अगला पॉइंट है चालक नहीं, विद्युत व ऊष्मा के चालक। आप देखते हैं कि जो भी धातु है, उन धातुओं में ऊष्मा जो है प्रवाहित हो सकती है, यानी कि ऊष्मा जो है, एक पॉइंट ले लिया हमने, ये यहाँ बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से यहाँ बाहर डाल दी गई। अगर यहाँ ये वाली चीज किसकी है? धातु की है। धातु में आपने देखा कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है ना। धातु भी डाल दें तो यहां से करंट यहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा, विद्युत पहुंचेगी लाइट। अब ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऊष्मा भी क्या कर सकती है? जा सकती है। यहाँ से इसको गर्म करिए यहाँ, और यहाँ इधर भी अपना गर्म। तुमने देखा होगा चाकू को, अगर हम चाकू के एक सिरे को क्या करें? यहाँ हीट करें, तो ये वाला लकड़ी का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो लोहा है यहाँ आयरन, वो आयरन यहाँ पीछे तक होगा, तो आयरन क्या होगा? पीछे पकड़ेंगे तो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण ही यहाँ पर लकड़ी का महत्व लगाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं और विद्युत भी जा सकती है, और ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक समय क्रिया कर सकती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा कुचालक होती हैं, लेकिन यह अपवाद है। सीसा और मरकरी दोनों कैसे धातु, लेकिन यहाँ कुचालक। कुचालक का मतलब समझ रहे हो? कुचालक का मतलब यहाँ ये काम पीवी और मरकरी दोनों किसका काम करेंगे? किसका काम करेंगे? अधातु का, लेकिन है धातु है। ग्रेफाइट कैसा है? सुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट कहाँ आ गया है? अधातु वाले। सुचालक ग्रेफाइट आपने देखा होगा कि वही एक कोई लकड़ी की पेंसिल है, और लकड़ी की पेंसिल के अंदर यहाँ ये पार्टीशन है, पेंसिल है, तो वो क्या करेगा? यहाँ ये किसका किसका होता है? लकड़ी की पेंसिल में ये होता है तुम्हारा साहब किसका? ग्रेफाइट का, ठीक है। घनत्व सामान्यतः अधिक घनत्व, उच्च गलनांक, कम गलनांक। सोडियम पोटेशियम घनत्व गलनांक कम होता है, वैसे क्या होता है? उच्च होता है। ध्वनिक, हाँ ये वाली बात। धातुएं कठोर सतह पे जब धातुएं छोड़ दो, दीवार से मार दो तो आवाज पैदा, धातुएं ध्वनि नहीं देती। अगर आपके स्कूल में घंटी लग रही हो, बेल लग रही हो, तो ये टकराती है तो उससे आवाज आती है। ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड
अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो MgO, MgO, तो Mg हो गया मैग्नीशियम, O हो गया ऑक्साइड, इनमें ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, यानी सल्फर डाई ऑक्साइड, तो सल्फर क्या है, धातु। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, देखो ये वाली बात पूछी गई थी पिछली बार, वायु के साथ क्रिया कर रहा, धातु प्लस ऑक्सीजन और धातु ऑक्साइड, तो धातु में यहाँ कौन होगी हमारे, Cu, और ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड कैसा होगा, काले कलर का होगा। यहाँ कॉपर है, एल्युमिनियम में मैग्नीशियम क्रिया कर करके क्या करा रहे हैं, बना रहे हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग 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 तरह अभिक्रिया दिखाती हैं, जैसे जैसे क्रिया हो वैसे वैसे दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, इसको नोट डाउन में लगा लीजिए भाई कि ये क्या है। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, अगर इनको सोडियम वायु खुले में छोड़ दिया जाए तो तुरंत ही आग इनमें लग जाएगी। लोग जो महात्मा वगैरह होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं कि हाथ में सोडियम लिया और पीसा और ऐसी हवा में फेंका, ऐसी क्या होती है, आग लगी, आग पकड़ लेते हैं। जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो सोडियम है यानी कि क्या है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, क्या कर लेते हैं भाई, वायु के संपर्क में आके क्या हो जाते हैं, वायु के संपर्क में कैसे हो जाते हैं, ज्वलनशील। कैसे हो जाते हैं, ज्वलनशील। ज्वलनशील होने के कारण क्या, वायु में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन, और जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तुरंत ही क्रिया करके क्या करा देगा, आग लगा देगा। इसलिए इसको क्या रखते हैं, केरोसिन। आपने हम देखा होगा मिट्टी का तेल। अगला पॉइंट देखें, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी मतलब लेड एसिड वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ाते धीरे धीरे क्रिया करते हैं, ज्यादा तेजी से क्रिया। आयरन वायु में गर्म करने प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगता है। मतलब लोहे का पिसा हुआ चूर्ण डालते हैं तो वो क्या होना शुरू होगा, जलना शुरू हो जाएगा। Cu भी प्रज्वलित नहीं होता, जलता नहीं है, लेकिन उसे उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड पर चढ़ा दी जाए, इसकी कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा भाई, Cu ऑक्साइड, तो इसकी परत चढ़ा दी जाए तो क्या होगा, प्रज्वलित होना शुरू कर दे, होता नहीं है लेकिन। Ag चांदी, Au सोना, यानी ऑक्सीजन की प्रक्रिया नहीं करती, याद रखिए सोना क्रिया नहीं करता, जैसा वैसे रहेगा। ये वाली बात याद रखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, बेधातु ऑक्साइड, कौन, बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। आपने देखा था उभयधर्मी ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करते हैं, बेधातु ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और HCl क्रिया कराएंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया भाई, H2O और सोडियम हाइड्रोजन। जल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस जल तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और धातु ऑक्साइड क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। देखिए ग्राफ है, समझिए ध्यान से, 1 शॉर्ट वीडियो है, एक ही वीडियो पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, लंबा समय नहीं है, बड़ा नोट्स बड़ा हिसाब किताब से रखा गया है, एक एक चीज बस ली गई है। इसके अलावा कुछ रह जाता है तो आप हमें अवगत कराएं, हम उसको भी कराएंगे। इसके बाद हम परीक्षा नजदीक आ रही है, तुम लगातार OMR की सीट लेके आएंगे, और ये OMR की सीट आपको 20 नंबर पूरा दिलाएगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी परीक्षा से बाहर जाए। केवल OMR को ढंग से लगा लीजिए, मेरे साथ मिलके कोई परेशानी नहीं होगी, गारंटी के साथ हम कहते हैं। लेकिन आप क्लास को लगे रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, चैनलों को हमारे सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। तो कमेंट करेंगे, देखिए आपके लिए ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, लगातार ये क्लास आपको मिलेगी, पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी, कोई भी चैप्टर नहीं लेकिन छोड़ा जाएगा, लेकिन ये सब क्रम से होगी, एक एक क्लास आती रहेगी। कोई भी छात्र इसको ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। क्लास रखें, डाउनलोड कर लें, देखें घर पे आसानी से, ऑनलाइन देखें। और ये हम रोज सुबह आपकी क्लास 8 बजे लेते हैं। अभी देखिए लाइव चल रही है क्लास हमारी, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं।
कोशिश करिए लगातार और संख्या में इंक्रीजमेंट हो। आप लोगों के लिए ही हम सब कुछ करके लेके आए, जिससे आपके साथ अच्छे नंबर और आपके दोस्तों के साथ भी अच्छे नंबर आए और हम उनका उत्साहवर्धक करेंगे। देखेंगे जब टॉपिक पर आते हैं भाई, धातु ठंडे जल के साथ क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ क्रिया कर जाएगी धातु के। केवल भाप के साथ क्रियाशील एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। गर्म जल के साथ क्रियाशील कौन है? मैग्नीशियम। देखो यहाँ एक बात और याद रखनी है तुम्हें, ठंडे जल के साथ कौन क्रिया कर सकती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। भाप के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। गर्म जल के साथ मैग्नीशियम। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, यानी लेड, सीसा, कॉपर, एयू, एजी, ये कोई भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब यहाँ आ जाए कैल्शियम, यहाँ भी आ गया, और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्रिया करा दी जाए तो क्या करेंगे? तैरने लगेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। देखें यहाँ समीकरण, सोडियम है H2O, 2NaOH बन गया। 2NaOH क्या चीज है भाई? यहाँ देखें समीकरण को, NaOH, ये NaOH है। तो NaOH का नाम होता है, लिख लो एक बार आप अपनी कॉपी पे, Na सोडियम, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। CaOH का होल ट्वाइस क्या है? Ca क्या है हमारा? कैल्शियम, और OH का आपको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Mg क्या है? Mg तुम्हारे मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम OH दे रखा है हाइड्रोक्साइड, OH दे रखा है तो हाइड्रोक्साइड। Al2O3, Al क्या है? एल्यूमिनियम, क्या है? एल्यूमिनियम, और O3 ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड। ये क्या है? आयरन ऑक्साइड। धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करती है, लवण बनाती है। ये Fe किसका है? आयरन, HCl। ये क्या हो गया? Fe का मतलब आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। कॉपर, Ag, He तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते, ये बात याद रखनी है। क्या करते हैं? कॉपर मतलब कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, Hg मतलब पारा, तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते। देखिए यहाँ जो दे रखा है शब्द है तनु अम्ल, और यही अभी दे तो नहीं रखा है, लेकिन हम नोट करा दे। कौन, क्या नाम है? सांद्रम। तनु अम्ल और सांद्रम। क्या होता है तनु अम्ल और सांद्र अम्ल में? तनु अम्ल, सांद्रम। देखो बात ये है, एक विलयन दे रखा है, ये यहाँ क्या है? एसिड भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ क्या लगा दिया इसमें? ये हो गया अम्ल, और इसमें क्या डाल दिया आपने? H2O। तो यहाँ अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और H2O की मात्रा कम हो, ना कि मात्रा हो, तो इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं सांद्रम, यानी कि अम्ल कैसा हो जाएगा? गाढ़ा। अगर ऐसी प्रकार से ये इसी प्रकार रख लिया, इसमें क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है यानी कि अम्ल, और यहाँ क्या भरा हुआ है? पानी, ठीक है, जल। और अम्ल की मात्रा को कम कर दिया जाए, पानी की मात्रा को बढ़ा दिया, तो ऐसे अम्ल को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल। वहां क्या हो रहा था? सांद्र अम्ल हो रहा था। सांद्र में क्या होगा? अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, तनु में क्या होगा? जल की मात्रा ज्यादा होगी। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को क्या करते? विस्थापित कर देते हैं। सक्रियता श्रेणी देख लीजिए, बहुत एग्जाम में आती है, और उसको हम ट्रिक के साथ कराएंगे। ट्रिक लिख लीजिए भाई, बड़ी अच्छी बात है, ट्रिक समझिए भाई। सक्रियता श्रेणी क्या है? सबसे ऊपर है अधिक क्रियाशील, उसके बाद क्रियाशील घटता है के कोई पहले के नाम लिखिए, उसके बाद ट्रिक कराएंगे। के को क्या कहते हैं? पोटेशियम। Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg
मैग्नीशियम लिखते रहिए, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe लेना, फेरस, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले दीजिए, लिख लीजिए। बाकी बच्चा पार्टी आप पढ़ाई करते रहिए सही से, और लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चा कौन, आयरन हो गया, पीवी का हम कहते हैं लेड, या हम इसे कह देते हैं सीसा। H फॉर हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, जी यहाँ थोड़ा सुधार कर लें, गलत छप गए हैं, थोड़ा सुधार करें भाई। Hg सिल्वर, Au औरम, सोना, सोना सबसे कम क्रियाशील है। अब यहाँ बात एक नोट करने वाली ये है, सबसे क्रियाशील के, तो क्या से याद करेंगे, ट्रिक क्या होगी इसकी, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। वेक्टर मिटाऊंगा मैं, लिख लीजिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे। काशी के, काशी का क्या होके, नाथ यानी का सी, माली Mg, आलू Al, जरा Zn, फीके Fe, पकाता है Pv, पकाता है H, कौन है Cu, आगे Ag, आओ Eu। देखिए कितनी सुंदर ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। समझ में आ रहा है ट्रिक, आगे देखिए कितने अच्छे ट्रिक है। काशी कैसे क्या हो, काशी, अब आप देख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखिए क्या हो, कैसे बना है, कैसे हो गया काशी, एन से हो गया नाथ का, और यहाँ से हो गया का, Mg से हो गया माली, Al से हो गया तुम्हारी आलू, Zn से हो गया जरा। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़े। Fe का हो गया, यहाँ ट्रिक में लिखना है, ठीक है, Pv पकाता है, पकाता है काट दीजिए, Cu कौन, Hg है, Ag आगे, Au आ गया, ये जो दे रखा है ये यहाँ पे सिल्वर है। अगला पॉइंट होगा धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने पर प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। संयोजकता कोष को
पूर्ण करने में समझी जाती है। धातुओं को परमाणु उपसंयुक्त कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धनायन बनते हैं। अधातु के परमाणु संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनते हैं। तो यहाँ एक बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, जो दाता है, यानी कि जो दाता है वो प्लस है, जो ग्राही है वो माइनस, ग्राही है वो माइनस। जो ग्राही है वो अधातु है और जो दाता है वो धातु है। कैसे होगा देखो, यहां एक एग्जांपल है कि सोडियम 281 का मतलब ये हुआ कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। कितना सोडियम परमाणु क्रमांक? सोडियम का परमाणु क्रमांक है भाई 11। और जब ये अपने अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों कक्षाएं फुल हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद ज्यादा है, वरना इसके साथ पूरा करने के लिए या तो इसे कुछ 7 इलेक्ट्रॉन दे, क्या करने के लिए? अष्टक को पूर्ण करने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन दे या कोई एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल दिया, तो देखो ये निकल रहा है और कितने बचे? 2 8। तो ये सोडियम Na धनायन 2 8, इसका मतलब सोडियम Na धनायन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 10। वैसे कितना था? 11, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहां पर जो Cl है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यानी कि Cl का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है। 17 को हमने इस प्रकार से बांट दिया 2 8 7। ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया? सोडियम ने दिया। सोडियम ने Cl ने ले लिया, तो क्या हो गया? 2 8 8। तो ये Cl जो है यहाँ जो ले रहा है तो अधातु है। क्या है? अधातु दे रहा है वो धातु, सोडियम धातु। धातु क्रिया करा के तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये Na हो गया प्लस Cl, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे क्या देख रखा है? कम दे रखा है ही नहीं। Na अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पर क्या है? Na तो आपने देखा भी होगा, ये हो गया तुम्हारे Na सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने दिया, तो क्लोरीन में ऋणात्मकता ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होंगे बीच में पड़ जाएंगे। क्या होंगे? बीच में होंगे। कैसे लिखेंगे? Na और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम सही से बना लें। तो ये क्या हो गया? सी। तो इलेक्ट्रॉन किधर साइड है? Cl की ओर है बीच में ही, लेकिन Cl की ओर बन गया। आयनिक यौगिक विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। मतलब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और कौन सा बंध? आयनिक बंध बनाएंगे। आयनिक यौगिक ऊर्ध्वाधर भौतिक प्रकृति, ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं, सामान्यतः भंग टूट जाते हैं। गलनांक क्वथनांक, आयनिक यौगिकों को गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों महाविलयन केरोसिन में नहीं घुलता है। सोडियम था, पोटेशियम था, वो नहीं घुलता था। अगला पॉइंट है विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित और रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस रूप विद्युत का चालन नहीं करते। अगला पॉइंट है धातुओं की प्राप्ति, कहां से प्राप्त करा जाएगा? ये देखिए ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। खनिज क्या होते हैं? धातुओं को प्राप्त करना है। खनिज क्या होते हैं? खनिज और अयस्क 2 शब्द हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अयस्क वे होते हैं जो खनिज जिनमें से धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। सबके समय हमने बता दी थी। अयस्कों का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का परिष्करण, ये 3 बिंदु हैं। अयस्कों को क्या करनी है? धातु प्राप्त करनी है। उच्च अवक्रियाशील धातु, मध्यम अवक्रियाशील धातु और निम्न अवक्रियाशील धातु, 3 प्रकार की धातुएं हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। तो उच्च अवक्रियाशील धातु कौन सी है? गलित धातु का विद्युत अपघटन कर देंगे, शुद्ध धातु बन जाएगी। मध्य अवक्रियाशील में 2 धातुओं दे दी, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनाइट अयस्क।
और निम्न अवक्रियशील में कौन है? केवल सल्फाइड है। सिनावार वायु यानी कि सीमित, यहाँ वायु की कैसी कंडीशन है? अधिक कंडीशन में सही सीमित, और यह सीमित वायु निस्तापन होगा। धातु ऑक्साइड, ये भर्जन, धातु परिष्करण, धातु अपचयन, धातु शोधन। देखिए मुख्य प्रभाव पृथ्वी से खनिज, खनिज नहीं है, खनिज है, सुधार लेंगे यहाँ, खनिज, खनिज है इसको में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां होते हैं जिन्हें ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? अशुद्धियां। किसमें? खनिज एस्को में। भर्जन क्या है? भर्जन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, भर्जन पे तो आप लिख ही लें, ये आपके नसीब से 2025 लिख दें। भर्जन सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में, यहाँ वायु प्रेजेंट होगी, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। निस्तापन क्या होगा? वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, लेकिन क्या कहलाता है? निस्तापन। ZnS 3O2 ZnO हुआ, SO2 हुआ, HGS 2Hg हुआ, स्नेवर है। मर्क्यूरी सल्फाइड निस्तापन देखो सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से, यानी कि वायु की मात्रा खत्म कर दी। अपचयन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जा सकती है, अपचायक, ये अपचयन हुआ। देखो ZnC, यहाँ से क्या हो रहा है? Zn से ऑक्सीजन निकल रही है, ये क्या है? अपचयन। धातुओं का परिष्करण, देखिए थोड़ा सा और रह गया है, बात करेंगे क्वेश्चन पे। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने की सबसे ज्यादा उपयोग विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ देखिए ये वाला पॉजिटिव वाला एनोड हो गया, ये वाला कैथोड हो गया, और इसमें विलयन कौन सा है? CuSO4 का विलयन है। ये टैंक है, ये अपद्रव्य भरा हुआ एनोड पंख है, ये Cu2+ है, ये Cu2+। दोनों एनोड है, किसके एनोड है? दोनों कॉपर के एनोड है, दोनों के 2 धन आयन है। इस विधि में क्या वाटर भर रखा है, और वाटर से क्या कराना है? उसका परिष्करण कराना है। एनोड पर एनोड कहाँ है? एनोड ये प्लस वाला एनोड, इस बार शुद्धता में इकट्ठा हो जाएगा, और कैथोड जो दे रखा है ऐसे शुद्धता में इकट्ठा हो जाएगा, याद रखिए। विलयन CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा होगी। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में क्या हो जाती है? घुल जाती है। उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित की जाती है। आबिल अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ये वाली बात याद रखें, आबिल अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण पहले अध्याय में ही पढ़ाया था, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता या वायु के संपर्क में आ जाती है तो संचारित होने लगती है, और संचारित बचने के लिए इस पर सिल्वर, कॉपर, लोहा, इस पर क्या कर देते हैं? परत चढ़ा देते हैं, है ना। लोहे पे तो लोहे पे जंग लगा देंगे, जंग लगाने से बचने के लिए पेंट करा देंगे। सिल्वर, वायु में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिससे वस्तु कैसी हो जाती है? देखा वो चांदी काली पड़ जाती है। चांदी काली पड़ने का कारण यही है कि वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके ये सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जो कैसा होता है? वस्तु का काला। कॉपर आधा कार्बन डाइऑक्साइड से साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना देता है। लोहे पे आपने देखा हो भूरे रंग के पदार्थ पर चढ़ जाए, जंग कहते हैं। सुरक्षा, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे कैसे बचाओगे? या तो उसे पेंट करो, तेल लगा के रखिए, ग्रीस लगा के रखिए, या सद लेपन कर लीजिए। क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर इतने काम कर सकते। ऐसा लेपन लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते की जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यस दलेपन प्रक्रिया कहते हैं। मिश्र धातु क्या होती है? देखें, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु, 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहे के अंदर हम कह सकते हैं कार्बन मिला होता है। इस्पात, इसके अंदर स्टील, लोहा, निकेल, क्रोमियम मिला होगा। पीतल में कॉपर प्लस जिंक, कांसा में कॉपर प्लस टिन, सोल्डर में लेड प्लस टिन, और अमलगम में मरकरी और अन्य तत्व, मरकरी और अन्य तत्व। देखिए
हमारी प्रश्नावली को कराएंगे और हमने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं ली है, इसे आप अच्छे से करिए। देखिए होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, एक चमकीला धातु का नाम बताइए। एक चमकीला धातु का नाम बताइए। क्वेश्चन दूसरा है, ऐसे दो धातुओं का नाम बताइए जो चाकू से काटी जा सकते हैं। ये हमने पढ़ाया था तुम्हारे लिए। एक चमकीला धातु का नाम, देखिए यहाँ जाइए, तुरंत उत्तर तैयार होगा। देखिए यहाँ उत्तर पाइए, चाकू चमक अधातु चमकीला, आयोडीन अधातु होते हुए चमकीला होता है। ठीक है, इसका उत्तर ये मिलेगा। देखो एक चमकीला धातु का नाम क्या बता देंगे, लिख लेंगे। ये सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में हल करके हमें दिखाएंगे, जिससे हमें पता चल जाए। एक तत्व तो अपने परमाणु के जो धातु नंबर चाकू काट दे सकते हैं, सोडियम पोटेशियम लिख देंगे। एक तत्व तो अपने परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या देता है, उन्हें तत्व को क्या कहते हैं? अगर दे रहा है तो क्या होगा, देता है तो धातु और ग्रहण करता है तो अधातु कहते हैं। खनिज क्या भूपर्वटी पाए जाते हैं। जिंदगी पर चढ़ाने की प्रक्रिया कहते हैं इस दलेपन। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? चेक करिए इसे। अधातु कौन सा आयन बनाती है? अधातु धनायन या ऋणायन? अधातु ऋणायन बनाती है। मिश्र धातु कांसा और के मिश्रण से बनता है, बताओ। मिश्र धातु यहाँ देखो, कांसा, कॉपर और टिन। ठीक है, कई धातुओं ने बताओ जिन्हें केरोसिन में रखा, सोडियम पोटेशियम। कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम को किसी क्रम के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखिए। तो आपने देखा था क्या, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली, माली कहीं है। आलू, आलू मतलब एयर, जरा फीके पकाता है, जरा फीके पकाता है। कौन? तो एल्यूमिनियम पहले, कॉपर बाद में और सिल्वर और बाद में। शुद्ध सोना जेवर बनाने में के काम क्यों नहीं आता? कैल्शियम के रूप में, ये आप क्वेश्चन करेंगे। लोहे के औजारों को रखने से पहले तेल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसमें कैफीन और संचार प्रक्रिया हो सकती है। सोडियम केरोसिन क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम वायु के संपर्क में आके क्या है, ज्वलनशील सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड पर चढ़ाई जाती है क्योंकि वो गर्म होने पर पिघले नहीं, उसमें आग नहीं लगे। ये और क्वेश्चन रहेंगे वो आप हल करेंगे, कल जाके आपको हल करना। देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेकर जा रहे हैं खींच के, और ये पार्ट आपको शॉर्ट नोट में पढ़ाया गया है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई गई जरा एक बार जरा चैप्टर का रिवीजन बताइए। धातु पढ़ा आपने, अधातु पढ़ा आपने, ठीक है। मिश्र धातु आपने पढ़ी, ठीक है। धातु लक्षण पढ़ लिए, रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए, कौन धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है लिख लिया। सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, काशीनाथ का माली। धातुओं और धातुओं का अभिक्रिया, आयनिक जैविक गुणधर्म, धातुओं की प्राप्ति, खनिज और अयस्क। ये चार्ट यदि बना लेना। भर्जन निस्तापन, धातुओं का परिष्करण, और एक ये डायग्राम है धातुओं का परिष्करण करने के लिए। तो देखिए फिर हमने सारा कुछ करा दिया चैप्टर के अंदर। अब आपको ये देखना है क्या चीज आपसे आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, बस बड़ा लगन से कार्य कराया गया है, इसलिए आप इसे याद करिए। 1 शॉर्ट वीडियो है, इसके बाद में OMR शीट लेके शीघ्र आ रहा हूं और OMR में आपको हल कराऊंगा। प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन जो भी होंगे वो OMR में हल होंगे। चलिए, धन्यवाद। शिव्य केम अकेडमी में आपका आने के लिए आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए, एकदम नजदीक है, समीप है। कोई परेशानी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए।